Hello everyone, welcome to the Manulo classes in the session of daily news analysis. Today is 24th of December 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. And first of all, we are going to have some questions that is very basic questions based on the previous day session. What is the capital city of कुवैत? अगर आप देखेंगे कि कुवैत की कैपिटल सिटी क्या है तो इट्स कुवैत सिटी. सो कुवैत की जो कैपिटल सिटी है इट्स कुवैत सिटी. विच बॉडी ऑफ वाटर बॉर्डर्स कुवैत टू द ईस्ट? कुवैत के ईस्ट में विच वाटर बॉडी एग्जिस्ट करती है और दैट इज आपकी पर्शियन गल्फ है जो कि कुवैत के ईस्टर्न साइड में एग्जिस्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कुवैत? तो ये है आपकी अरबिक. तो वेस्टर्न कंट्रीज में मोस्टली स्पेशली विल टॉक अबाउट द अरेबियन पेनिनसुला, तो मोस्टली वहां पर अरबिक लैंग्वेज को ही बोला जाता है. व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन कुवैत? सो कुवैत या हम जब भी अरेबियन पेनिनसुला की बात करते हैं तो मोस्टली वहाँ की इकोनॉमी जो चलती हैं वो ऑयल के प्रोडक्शन पर चलती हैं. सारी की सारी इकोनॉमीज मोस्टली ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज हैं बिकॉज वहाँ पे जो क्रूड ऑयल है उसका प्रोडक्शन और उसका एक्सपोर्ट वही उनकी इकोनॉमीज का मेन बिजनेस है. व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज कुवैत हैव? अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अब आप चाहे आप कुवैत का हो, यूएई का हो, सऊदी अरबिया का हो, यमन का हो, ओमान का हो, इन सारे के सारे कंट्रीज में आपको कोई भी डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी प्रॉपर फॉर्म में. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वहाँ पर चलती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. मीन्स वहाँ के जो अमीर होते हैं, अमीर मीन्स यहाँ पे रिच की बात नहीं हो रही है, अमीर वहाँ पे एक टाइटल होता है. तो अमीर जो वहाँ के होते हैं वही वहाँ की सारी गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को हेड करते हैं. विच करेंसी इज यूज्ड इन कुवैत? तो कुवैत की जो करेंसी है वो है दिनार. देखो, ऑल्दो व्हाट क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड, ऑल दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस. और रिसेंट एग्जाम्स में अगर आप ट्रेंड देखोगे तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जामिनर के द्वारा. सो जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, करंट अफेयर या जीके जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि जो सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स हैं, इफ यू आर want to understand the relations of India and Kuwait, India and Bangladesh, India and USA, then you should have the basic knowledge about the basic facts and concepts of those countries. आप अगर बात करेंगे कि यूएसए के साथ में इंडिया के रिलेशंस की एनालिसिस की बात करें तो अगर आपको यूएसए के बेसिक फैक्ट्स नहीं पता है कि क्या उनकी इकोनॉमी है, क्या उनका पॉलिटिकल सिस्टम है ना, तो इनके विदाउट दीज बेसिक फैक्ट्स यू विल नॉट बी एबल टू एनालाइज और अंडरस्टैंड द रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज. बिकॉज जब भी एनालिसिस होता है तो बेसिक फैक्ट्स पर होता है और बेसिक फैक्ट्स अगर आपको नहीं पता है तो आप इकोनॉमिक या स्ट्रेटेजिक एनालिसिस नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स व्हाई एवरी टाइम यू शुड टेक केयर अबाउट द बेसिक फैक्ट्स. नेक्स्ट हमारे पास में एक न्यूज है, करंट अफेयर है. बांग्लादेश रिक्वेस्ट एक्स्ट्राडिशन ऑफ शेख हसीना. यू नो, रिसेंटली शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, उनको बांग्लादेश छोड़ के वहां से भागना पड़ा था और वो करेंटली इंडिया में एग्जाइल कंडीशन में है. तो बांग्लादेश की अभी जो गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट, उन्होंने रिक्वेस्ट सेंड की है, एक डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट भेजी है कि आप शेख हसीना को बांग्लादेश को जो है वापस उनको जो है भेज दीजिए, है ना. और टू इंडिया सीकिंग द एक्स्ट्राडिशन ऑफ डिपोज्ड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, इसने भी कहा है. जब इनसे पूछा गया मीडिया के द्वारा कि या ऐसा कुछ है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ, हमारे पास में एक ऐसा फॉर्मल रिक्वेस्ट जो है आई है, तो उसको हम देखते हैं. अभी बाकी जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसने इस सब्जेक्ट पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से मना कर दिया. लेकिन ये जो छोटी छोटी सी न्यूज होती हैं देखने में लगती हैं, लेकिन इनके जो रिपरकशंस होते हैं वो काफी लॉन्ग टर्म होते हैं और बहुत दूर तक जाते हैं.
अब हम इसका थोड़ा एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। एग्जाइल में शेख हसीना हैज बीन लिविंग इन एग्जाइल। अगस्त से ही इंडिया में रह रही हैं, जब से वहां पर उनकी गवर्नमेंट को गिराया गया। इलीगल केसेस की बात करें तो जैसा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में बांग्लादेश या पाकिस्तान ऐसे कंट्रीज में होता है जहां पर प्रॉपर डेमोक्रेसीज नहीं है, तो जब भी किसी एक प्राइम मिनिस्टर को या वहां के गवर्नमेंट के हेड को उसकी पोस्ट से रिमूव किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट में क्या होता है, फिर बहुत सारे केसेस उन पर जो है लगा दिए जाते हैं और उसके बेसिस पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। आप पाकिस्तान में देख सकते हैं इमरान खान की गवर्नमेंट को कि उनके पास में डजन्स ऑफ केसेस उनके अगेंस्ट में फाइल कर रखे हैं कि एक केस में अगर उनको बेल मिलती है तो तब तक दूसरे केस से उनको बेल नहीं मिलती। ये सिचुएशन अभी यहाँ पर है और इन्होंने जब तक पहले कभी भी गवर्नमेंट चलाई तो उसको लेकर के बहुत सारे केसेस इनके अगेंस्ट में फाइल कर दिए, क्योंकि अब वहाँ का जो पुलिस और जुडिशियल सिस्टम है वो सारा का सारा अपोजिशन मींस, हम बात करें मोहम्मद यूनुस जिनकी जो है अंडर द गाइडेंस वहाँ की गवर्नमेंट रन कर रही है, तो उन्हीं के इशारों पर अब सारी चीजें हो रही हैं। उन्हीं के बेसिस पर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड भी उनके अगेंस्ट में केसेस जो है चला दिए कि आपकी प्रीवियस रूल्स में यहाँ पर लोगों की किलिंग्स हुई थी, उनको लेकर के जो है केस चला दिए। तो ऐसे ही मैटर्स में फिर इनके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट भी इशू करवा दिए हैं। अब अरेस्ट वारंट तो तब एग्जीक्यूट होंगे जब शेख हसीना बांग्लादेश में होंगी, तो बांग्लादेश की पुलिस इंडिया में तो आ नहीं सकती अरेस्ट करने के लिए। वो तब हो सकता है जब दोनों ही कंट्रीज इस पर कोऑपरेशन करें या एक दूसरे को हेल्प करें। प्रीवियसली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऐसे इश्यूज पहले भी रहे हैं। तो 2050 ने इंडिया ने एक पर्सन को उस समय पर जो है इनका नाम था नूर हुसैन, ये भी इंडिया में रहते थे उस समय, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको भी एक्स्ट्राडिशन दिया था और बांग्लादेश को दे दिया था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्योंकि इंडिया के लिए बहुत अच्छे रिलेशंस अगर बांग्लादेश के साथ में रखने हैं, तो हमारे सपोर्ट में हमेशा रही है शेख हसीना, तो उसको अगर हम बांग्लादेश को दे देंगे तो वो अब ऐसा सिचुएशंस ऐसी हैं कि शेख हसीना जी अगर वापस बांग्लादेश जाएंगी तो लौट वापस फिर उनका हो सकता है वो जिंदा भी ना रहे। ऐसी सिचुएशन अभी बांग्लादेश में है। एक्स्ट्राडिशन के लिए इंडिया और बांग्लादेश की ऑलरेडी एक ट्रीटी है जिसके बेसिस पर दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के यहाँ से क्रिमिनल्स वगैरह जिनको पुलिस या जुडिशियल सिस्टम आस्क करता है तो उनको वो दे देते हैं। हाँ, तो इसी को देखा जा रहा है कि भाई क्या अब हम बांग्लादेश को वहां की खुद की प्राइम मिनिस्टर जो रही हैं, क्या अब हम उनको वापस दे देंगे। अब करें बात कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या ऐसा स्टेटमेंट कुछ दिया है। नो, उन्होंने मना कर दिया कि वर्क ऑफ फर्दर दिस टाइम नो कमेंट, मतलब भाई इससे ज्यादा डिटेल हम नहीं बताएंगे, बिकॉज जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती है तो बहुत सारी चीजों को थोड़ा सीक्रेट रखा जाता है। अदरवाइज छोटी छोटी सी कमेंट अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के आते हैं तो उसको मीडिया कई बार बढ़ा चढ़ा करके दिखा देता है और कंट्रीज की रिलेशंस डिरेल होने के चांसेस होते हैं। अब हम चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज पर। यह है रन उत्सव, ठीक है, रन फेस्टिवल। ये कहाँ पर होता है? ये होता है गुजरात में। गुजरात में एक जगह है रन ऑफ कच्छ, तो ये देखेंगे आप, इतनी अच्छी खासी वहां पर सजावट हुई है, बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर चलेगा रन उत्सव, है ना। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर स्पेशली रिक्वेस्ट की है इंडिया की सारी पॉपुलेशन से कि पब्लिक टू पार्टेक इन द रन उत्सव में आइए भाई, और विच रन्स अंटिल मार्च 2025 तक ये रन फेस्टिवल चलता रहेगा। लेट्स हैव सम की पॉइंट्स अबाउट रन उत्सव। तो इट इज ए ईयरली कल्चरल फेस्टिवल। कैसा फेस्टिवल है ये? कल्चरल फेस्टिवल है। ये कोई ट्रेड और कॉमर्स का, बिजनेस का मीट नहीं है, जिसको गुजरात की गवर्नमेंट का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है इसको ऑर्गेनाइज करता है। और इन द ग्रेट रन ऑफ कच्छ, सो लेट्स हैव दिस मेक इट क्लियर कि ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ में होता है। यू विल गेट अंडरस्टैंड व्हेन आई विल डिस्कस अबाउट द रन ऑफ कच्छ एंड इट्स डिविजन्स। तो किस में होता है? ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ में होता है। बिकॉज रन ऑफ कच्छ की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर दो हैं। ये नंबर 1 तो हो गया आपका ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ, एक दूसरा रन ऑफ कच्छ है और उसको कहते हैं हम लिटिल रन ऑफ कच्छ। सो ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में इस तरह से कोई बनता है तो लिटिल रन ऑफ कच्छ में नहीं, ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ में होता है। इंडिया लार्जेस्ट साल्ट डेजर्ट, तो ये जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है इंडिया का लार्जेस्ट सैंड डेजर्ट है ये, है ना। नमक ही नमक आपको चारों तरफ दिखेगा।
It celebrates the cultural and artistic heritage of Kutch and attract both domestic and international tourists. इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और इसका जो है एंजॉय करते हैं। कल्चर और आर्ट दोनों को ही यहाँ पर शो करते हैं कि कच्छ के पीपल की कैसी कैसी आर्ट है, कैसा उनका कल्चर है। की पॉइंट्स अबाउट दी रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ की अगर हम बात करें तो ये साल्ट मार्श है, स्ट्रेडलिंग इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर वाले रीजन में है, वहां से पाकिस्तान भी दूर नहीं रह जाता है ना। और ये प्राइमरली लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में ही कच्छ का डिस्ट्रिक्ट नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये है। और यही इसका बहुत सारा रीजन, थोड़ा सा रीजन रन जो पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस तक जाता है। तो जब इंडिया अनडिवाइडेड था तो ये पूरा का पूरा रन ऑफ कच्छ काफी दूर तक था। आज ये रन ऑफ कच्छ इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है, जैसे पंजाब इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। डिविजन्स की हम बात करें, जो कि भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ और लिटिल रन ऑफ कच्छ, ये दोनों ही है, दोनों ही रीजन में ये बटा हुआ है। मैं आपको इसे मैप पर शो करूंगा। सो लेट्स हैव इट ऑन द मैप। देखो ये आपका सारा का सारा जो रीजन दिखता है हमें, ये सारा का सारा रन ऑफ कच्छ की बात होती है। यहाँ पर क्रीक होती हैं, ठीक है, ऐसी कुछ पानी वानी सा और मार्शी लैंड का मिक्सचर होता है। तो इस रीजन को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान की कई बार बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, बाउंड्री का डिस्प्यूट हमेशा हमारा यहाँ पे बना रहता है। तो ये सारा का सारा रीजन है रन ऑफ कच्छ का, ठीक है। अब आपको इसको मैं थोड़ा छोटे से मैप पर दिखाता हूँ। ये रहा आपका गुजरात का रीजन, ये जो आप देख रहे हैं गुजरात का मैप है ना, ये ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो ये हैदराबाद वो वाला मत समझ लेना आप कि इंडिया का हैदराबाद या चार मीनार वाला, नहीं, ये हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। तो ये उसी पाकिस्तान को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, है ना। ये है आपका, इधर अगर देखेंगे तो ये है आपका लिटिल रन, है ना, ऑफ कच्छ, और ये है आपका ग्रेट रन ऑफ कच्छ। तो ये बड़ा वाला है, देखो आप देख भी सकते हैं, और ये छोटा वाला रीजन है इसका रन ऑफ कच्छ का पूरा मार्शी और साल्ट वाला लैंड है, बहुत ज्यादा दलदल जैसी सिचुएशन यहाँ पर बनती है। जोग्राफिकल फीचर्स की अगर आप बात करेंगे तो सी लेवल के आसपास तक इसका जो है हाइट है, कनेक्टेड टू द अरबियन सी से भी कनेक्टेड है, किसके थ्रू, कोरी क्रीक के थ्रू। मीन्स अगर ये ऐसे रन ऑफ कच्छ है तो कोरी क्रीक में छोटी सी एक रास्ता सा है बना है, उसमें से पानी अरबियन सी का और इसका दोनों का आपस में मिक्स हो जाता है। उधर गल्फ ऑफ कच्छ ईस्ट, तो गल्फ की भी कच्छ है, उसके साथ में भी ये कनेक्टेड है अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो, है ना। ऐसे इधर से अरबियन सी से ये यहाँ पर कनेक्टेड है और यहाँ से फिर दूसरी तरफ से जो है जो है कच्छ की गल्फ ऑफ कच्छ जिसको हम बोलते हैं उससे कनेक्टेड है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो आपको एक अजीब सा मिलेगा, है ना। कैसे कि समर जब यहाँ पर होंगी तो 50 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है। 50 डिग्री, थिंक अगेन कि 50 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में इसका टेम्परेचर फ्रीजिंग लेवल्स और ब्लो। अब देखो गजब की बात कि इसका टेम्परेचर कई बार 0 या -1 -2 इस लेवल तक यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है सर्दियों में। तो ये एक अजीब बात है, बिकॉज इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है कि जिन रीजन्स में बहुत ज्यादा प्लांट्स नहीं होते, ट्रीज नहीं होते, है ना, तो वहाँ टेम्परेचर की एक्सट्रीमिटीज बहुत ज्यादा आपको मिलती हैं। तो बिकॉज यहाँ पर डेजर्ट एरिया है, मॉइस्चर मिलता नहीं है, तो टेम्परेचर यहाँ का सर्दियों में बिल्कुल 0 तक चला जाता है ना। तो ये नहीं सोचना है, कई बार लोग सोचें कि अरे यहाँ तो चारों तरफ धूल ही धूल है, गर्मियों में इतनी सारी गर्मी पड़ रही है तो सर्दियों में भी यहाँ पर इतनी ही गर्मी रहेगी। नहीं, सर्दियों में भी, और इवन आप ये सोचो कि हो सकता है आप जून के मंथ में और रन ऑफ कच्छ में या उस एरिया में हो, थार के डेजर्ट में हो, आपने देखा कि यार दिन में यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, आप सोचे कि रात को चलो यार यहीं रुक जाते हैं और थोड़ा सा कोई नॉर्मल कोई चादर वगैरह है उसी से काम चल जाएगा। हो सकता है उसी रात में आपको यहाँ पर टेम्परेचर 5 डिग्री तक चला जाए, 2 डिग्री तक चला जाए। इतना तेजी से वहां पर टेम्परेचर में डिफरेंस आता है कि जहां दिन में 50 डिग्री तो रात में 5 डिग्री। ठीक है, ये मैंने प्रैक्टिकली वहां पे इसको देखा है। जब हम वहां पे कुछ इस थार के डेजर्ट वाले एरिया में गए थे, तो जब गर्मियों का मौसम था तो शाम को सोने का टाइम हुआ
ओपन स्पेस में सोने वाले थे। तो गांव के जो लोग थे उन्होंने बताया कि आप ये ब्लैंकेट या जो क्विल्ट होती है रजाई वो ले लीजिए। मैंने कहा गर्मी के मौसम में क्या मतलब है इन सब का। बोला सर सुबह यहाँ पे ठंड पड़ेगी तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। मैंने कहा अब कैसे होगी, लेकिन उन्होंने बोला कि आप यूज मत करना, रख लीजिए। तो देखा तो मॉर्निंग तक आते आते इतनी भयंकर ठंड हो गई जैसे कि हमारे यहाँ पर जनवरी फरवरी में होती है वैसी ठंड। ठीक है, इंडियन वाइल्ड, ये वहाँ का एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ये जो है IUCN की रेड लिस्ट में भी आती है। इकोसिस्टम की आप बात करोगे तो बहुत मींस डिफरेंट टाइप की आपको यहाँ पर डाइवर्सिटी मिलेगी। मैंग्रोव्स भी मिलेंगे, डेजर्ट की वेजिटेशन भी मिलेगी, ग्रास कवर्ड पैचेस मिलेंगे। ठीक है, और ये इस सेंचुरी का पार्ट है, वाइल्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गिरी जो सॉरी रन ऑफ कच्छ की जो है। तो बायोडाइवर्सिटी की उसके एंगल से भी और बॉर्डर के एंगल से भी काफी सारा ये इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर में देखेंगे सिंध में पाकिस्तान से और अरबियन सी से कनेक्टेड है, और नॉर्थ ईस्ट में ये राजस्थान से कनेक्टेड है, वही वाला एरिया जहां से थार डेजर्ट वगैरह स्टार्ट होता है। अब हम चलते हैं एक नए और इम्पोर्टेंट न्यूज पर, और वो है आपका ग्रीन डिपॉजिट्स। क्या है ये ग्रीन डिपॉजिट? इंडिया में जो ग्रीन डिपॉजिट्स हैं वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं वो तो हम देखेंगे ही। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये ग्रीन डिपॉजिट्स होते क्या हैं। देखो, पहले डिपॉजिट का मीनिंग समझ लीजिए। आप बैंक में गए मनी डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है, उस पर आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ROI मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो उससे आप कुछ इनकम करेंगे। ठीक है, अब आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो बैंक कहाँ पर उसको देगी? किसी ना किसी थर्ड पार्टी को लोन पे दे देगी, उस पैसे को फाइनेंस पे दे देगी किसी को। उस सिंपल और जनरल सिचुएशन में जो बैंक्स होती हैं उन पर ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि मैंने आपने जो फंड उसमें डिपॉजिट किया था वो उसको किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए लोन पे दे। लेकिन अगर ऐसे ही कुछ रेस्ट्रिक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस जब बना दिए जाते हैं और बोला कि भाई पब्लिक का 10,000 करोड़ रुपीस 10,000 CR इसमें डिपॉजिट हुआ है, तो इसमें से जितना भी पैसा, जितना भी मनी फंड है, वो जब किसी को फाइनेंस पे लोन पे दिया जाएगा तो वो होगा ओनली कैसी एक्टिविटीज के लिए? सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए। तो मींस उस पैसे से केवल वो प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, वो एक्टिविटीज को फाइनेंस किया जाएगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, ग्रीन प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम आएगा। जैसे कि अगर अगर उस फंड से क्या बनाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाए जाए, जैसे सोलर, इससे कोई एनवायरमेंट पॉल्यूशन नहीं है, विंड, बायोमास, हाइड्रो पावर। तो मींस ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे फंड से जो है फाइनेंस होंगे, तो इसीलिए उसको कहा जाता है ग्रीन डिपॉजिट। और क्या क्या उनका यूज हो सकता है? एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को अडेप्टेशन और सस्टेनेबल वाटर या वेस्ट मैनेजमेंट। मींस कुल मिलाकर के अगर हम कहें इन अ नटशेल दैट एवरी penny of that money will be to finance or support such projects which are environment friendly, which are to support the efforts against the climate change, against the global warming. सो ऐसी एक्टिविटीज के लिए जो फंड्स जो है होगा उसको हम ग्रीन डिपॉजिट का फंड कहते हैं। और क्या होगा? ग्रीन बिल्डिंग बना सकते हैं आप उनसे, कोस्टल या मरीन एनवायरनमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम फाइनेंस कर सकते हैं, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, इसमें इन्वेस्टमेंट की फार्मर्स को अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको फंड कर सकते हैं उस ग्रीन डिपॉजिट फंड से। नॉर्मली आपने सुना होगा एक तो होता है RD और एक होता है FD। RD होता है रिकरिंग डिपॉजिट, कि आप एवरी मंथ कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं लेकिन टाइम आने पर कभी भी आप इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। बट जब आपके FD की बात होगी तो FD में क्या होगा? आपने फिक्स कर दिया उस डिपॉजिट को, मींस क्या 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर बाद उस फंड को अपने को विड्रॉल करेंगे। तो इस तरीके की एक्टिविटी से जो फंड होगा, मींस FD भी अगर होगी
तो वो ग्रीन के लिए होगी, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए होगी, इसीलिए हम इसको ग्रीन डिपॉजिट बोल रहे हैं। इस सारी एक्टिविटीज को आरबीआई हैंडल करती है ऐसे ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए। सो ये फिक्स्ड टेन्योर के होते हैं। फंड एलोकेशन इज सब्जेक्ट टू एनुअल थर्ड पार्टी ऑडिट एंश्योर कंप्लायंस विद द ग्रीन फाइनेंस नॉर्म्स। तो ये देखा भी जाता है, चेक भी किया जाता है, ऑडिट किया जाता है कि भाई आपने ग्रीन डिपॉजिट के नाम पर फंड लिया तो उसका एक्चुअल में वहीं पे यूज हुआ कि नहीं हुआ। इसमें इंश्योरेंस भी होता है उस फंड का। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है जो इंडिया की, वो इसको ऑडिट वगैरह भी करती है, उसका जो है उसका इंश्योरेंस भी करती है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का भी जो नॉर्म्स हैं वो भी इस पर लागू होते हैं। ग्रीन एक्टिविटीज प्रोजेक्ट्स फाइनेंस्ड अलाइन विद द पीएसएल गाइडलाइंस, दे कैन बी क्लासिफाइड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। क्या होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए, पीएसएल जिसको हम बोलते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है? देखो, जो बैंक होती हैं, बैंक लोन देती हैं, फाइनेंस करती हैं, है ना। जब आरबीआई अपने कुछ गाइडलाइंस के थ्रू, रूल्स के थ्रू बैंक को बोले कि आप जो 100% लोन देते हो अगर किसी को भी, आपको क्या करना है बैंक्स, आपको ये करना है कि इसमें से 5% जो फंड है वो आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए लोन पे दोगे। आप उसका 2% लोन एजुकेशन लोन के रूप में आपको देना पड़ेगा। आपको 3% लोन मेडिकल फैसिलिटीज को बूस्ट करने के लिए देना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स या हेल्थ सेक्टर के लिए। आपको 2% देना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड को, ट्रांसपोर्ट या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो मींस जब आरबीआई नॉर्मल जनरल बैंक्स को ये गाइडलाइंस दे, ये बता दे कि आपको अपने फंड का सर्टेन अमाउंट या सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी शुड बी प्रोवाइडेड एज लोन और फाइनेंस टू दी पर्टिकुलर सेक्टर, तो उसी को बोलते हैं हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। सो इसी को हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बोलते हैं, है ना। तो ये सारी फैसिलिटीज भी इसमें चलती हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वगैरह के लिए भी आरबीआई इसमें गाइडलाइंस देती है। सो गाइज, these were the important topics for today and we will meet again in another session with another topics. So आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। कल तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।